पाकिस्तान में अगर आप बात करें कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं, यानी कि क्या मसले मसाइल हैं, तो 3 पहलू आपको देखने पड़ते हैं लाजमन। एक आपने देखना है कि आइन और सियासत, तो वो सभी कमज़ोर है, आइन भी कमज़ोर है और सियासत भी कमज़ोर है यानी कि कभी होती कभी नहीं होती। तो जो चीज़ कमज़ोर नहीं है वो पावर है। पावर जो है वो एक तवातर के साथ उसका एक बड़ा अहम रोल है, पावर का या इस्टेब्लिशमेंट का उसका एक बड़ा अहम रोल है। और तीसरा जो पहलू है वो तो ये है कि जो मामलात जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, जिनको सही करने की ज़रूरत है, चाहे आप बात कर लें लोकल गवर्नमेंट्स की, चाहे आप अग्री करें या ना करें, लेकिन इशू तो बन के हमेशा सामने आता है कि जी प्रोविंसेस, छोटे प्रोविंसेस हों और प्रोविंसेस बन जाएं। फिर गवर्नेंस की बात होती है, गवर्नेंस की बात में बहुत सी बातें होती हैं, उसमें जुडिशरी की भी बात होनी पड़ती है। तो ये बहुत से मामलात हैं और इन पर ये जो इश्यूज हैं इन पर बात करनी इसलिए लाजमी है क्योंकि पाकिस्तान की चाहे आप इकोनॉमी ले लें, चाहे पाकिस्तान का इंटरनल सिक्योरिटी मामलात ले लें, पाकिस्तान के आपस में मिल करके चलने का इशू ले लें, ताकि तमाम स्टेक होल्डर्स हों वो एक जगह पे हों इकट्ठे। यानी कि एक दफ़ा बात होती रही कि चार्टर ऑफ होना चाहिए जी इकोनॉमी, लेकिन बात आगे बढ़ी नहीं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था जो कि 2 मेन पार्टीज ने एक दफ़ा बनाया, उसके बाद हमने देखा झगड़े भी हो, बट दैट्स पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। हाउएवर अब हम जहाँ खड़े हैं इस वक्त वो ये कि भाई कुछ रोज़ पहले मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर ने बात कर दी और उन्होंने कहा ये तो बिल्कुल ये जो सिस्टम है इसका तो फट्टा ही बैठ गया। उन्होंने कहा अब जो मर्जी आप कहें, लेकिन इट्स नॉट वर्किंग, इट्स कोलैप्स्ड। तो अब क्या करना है जी, हमें जमहूरियत भी पसंद है, उन्होंने कहा जमहूरियत में भी चलकर रहेंगे, लेकिन उस मुख्तलिफ किस्म की जमहूरियत है उसको भी हमने देखना है, लोकल गवर्नमेंट जो है उसको हमने करना है, मजबूत करना है। इस प्लेटफॉर्म से, हर प्लेटफॉर्म से जो पब्लिक स्पेस है उसमें ये बात होती रही, ये तमाम बातें होती रही हैं। सवाल ये है कि आप ये बात जब करते हैं तो एक तरफ आइन की बात होनी होती है, दूसरी तरफ जो पावर्स टू बी हैं वो उनका क्या रोल है, और फिर ये कि याद रखें ये जब हम पावर की बात करते हैं उसका भी एक लिमिट है। आपको याद है ना कालाबाग डैम, कितने ही दिहाई हो गई कालाबाग डैम को। किसी जनरल ने भी बात की कालाबाग डैम की, कुछ सियासतदानों ने भी बात की, फिर आपने देखा कि तवातर के साथ कोशिश की जनरल मुशर्रफ ने, बना पाए कालाबाग डैम? बिल्कुल नहीं बना पाए। अभी देखिए बात हो रही है कि जो NFC अवार्ड की हो रही है और सूबों की बात हो रही है। अब जहां पीपल्स पार्टी और PMLN, अगर आप देखें ये आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस में, वहां बड़ी एक तंदो तेज उनकी आपस में लड़ाई झगड़ा बातचीत, बड़े मामलात ऐसे लग रहे हैं कि बड़ी बहुत सीरियस है, एक दूसरे पर यानी इल्ज़ामात लगाना और फिर ये कहना कि जी हुकूमत गई तो आपकी रहेगी और आप करप्ट हैं, ये वो। अच्छा, इसी में आप देखें कि ऑन दिस इशू जो मोहसिन नकवी साहब ने कहा, दोनों पार्टीज, राना सनाउल्लाह साहब ने तो बड़ी सख्त बात की, उन्होंने कहा कि जी देखें, सख्त बात से मतलब कि उन्होंने कहा कि हमने 30 साल का एक सफ़र है, आपने 3 साल में मुकम्मल किया और अब आप क्या बात कर रहे हैं। वो जो पीपल्स पार्टी है उन्होंने कहा कि जी ये तो घिसी पिटी बातें कर रहे हैं, जो प्रोविंसेस वगैरह की होंगी नहीं। तो हमने सोचा, हमने कल जो तज्जिया निगाह थे उनसे बात की, आज हमने सोचा कि पॉलिटिशियन से हम बात करें और उसमें स्टेक होल्डर जो मतलब पॉलिटिशियंस की बात करते हुए हमने कहा ना पॉलिटिक्स और पावर, तो पावर के हवाले से भी हमने कहा एक ब्रिगेडियर डिफेंस एनालिस्ट हैं ब्रिगेडियर वक़ार हसन साहब, उनको भी बुलाया, और सेंटर हुमायूं मोहम्मद साहब हैं, सीनियर पॉलिटिशियन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है। शुक्रिया मोहम्मद साहब आप आए। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब हैं, सीनियर पॉलिटिशियन है, PMLN के सीनियर लीडर है, वाइस प्रेसिडेंट है। बहुत शुक्रिया जावेद लतीफ़ साहब, आप तशरीफ़ लाए प्रोग्राम में। और हमारे साथ सैयद हसन मुर्तज़ा साहब हैं, सीनियर पॉलिटिशियन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले आप लोगों की इजाज़त से मैं ये चाहूँगी कि जो इश्यूज़ को आइडेंटिफाई किया है मोहसिन नकवी साहब ने, चाहे उन्होंने कहा जी ये सिस्टम नहीं काम कर रहा, चाहे उन्होंने कहा कि जी लोकल गवर्नमेंट को मजबूत बनाना है, चाहे प्रोविंसेस ज़्यादा करने हैं गवर्नेंस के, तो मियाँ जावेद लतीफ़ साहब आप इससे इत्तेफाक करते हैं? जी नहीं, देखें हर एक की ख्वाहिश, ज़रूरत या मौके पे कोई बात बंदा कह देता है, लेकिन ये गैर ज़िम्मेदाराना बयान मैं कहूँगा इस सेंस में कि भाई आप इन हालात में
जब माशी तौर पे भी, जब अंदरूनी तौर पे भी आप कई चैलेंजेस का आपको सामना है और आप एक नई बहस शुरू करवा दी आप लोगों ने भाई इस वजह से कि एक ज़िला नया बनाए ना तो उसको मेंटेन करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको कई साल लग जाते हैं। आपको याद होगा कि सरहद के लोग बात किया करते थे कि सिंध के लोगों के लिए सिंध सूबा है जी, पंजाबियों के लिए पंजाब सूबा है जी, बलोचियों के लिए बलोचिस्तान है जी, तो हमारा नाम क्यों नहीं बदला जाता। तो आपको याद होगा कई साल लग गए, फिर 18वीं तरमीम में कई सेशन हुए एक नाम तब्दील करने के लिए, और कंसेंसस से, उस कमेटी के कंसेंसस से नाम तब्दील हुआ, मगर हज़ारा बेल्ट ने उसको भी कबूल ना किया। उन्होंने कहा हमें अलग सूबा बना दें, हमें ये नाम कबूल नहीं है। तो आप इंतज़ामी बुनियादों के नाम पे आप नए सूबों की बात करते हैं इन हालात में, और ये अगर बात आपने करनी है तो आप नए इंतखाबात से पहले बात करें और लोगों से मैंडेट लें कि इस असेंबली को ये इख्तियार दें कि ये नए सूबे बना सके। ठीक जी, आप फरमा रहे हैं कि ये वक्त सही नहीं है, लेकिन इन पे, और आप फरमा रहे हैं अगर ये करनी है बात तो पार्लियामान में ले आए इलेक्शन के करीब और उस पर बात करें। जी हसन मुर्तज़ा साहब, आप फरमाइएगा, आपकी पार्टी ने भी कहा ये घिसा पटा प्लान है, और आपने सुना कि PMLN के लीडर क्या फरमा रहे हैं, और वैसे भी राना सनाउल्लाह साहब ने तो और भी सख्त बातें की। देखें जी, मैं जवेद लतीफ़ साहब की बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा कि ये वक्त तो बिल्कुल मुनासिब नहीं था जब आपका कोई भी इकाई जो है वफाक की वो इस वक्त पुरअमन पुरसकून, किसी में आप मुकम्मल तौर पे ये नहीं कह सकते कि मुल्क के अंदर इस टाइम लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ठीक है, अमन है, खुशहाली है। आप देखें बलूचिस्तान के हालात, आप देखें KPK के हालात, आप देखें कश्मीर के अंदर क्या हालात हैं, सिंध के अंदर क्या हालात हैं, और पंजाब की भी ये 1-2 डिवीजन्स ही हैं जहाँ पे कुछ थोड़ा सा सुकून है। बाकी तो इस हद तक बेयकीनी की कैफियत है कि कोई आदमी किसी को इतना ही नहीं पता कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वापसी पे मेरा किराया कितना लगना है। तो इन हालात में अगर हम इस किस्म का बयान दे दें कि आपका सिस्टम कोलैप्स कर गया है और ये सिस्टम कुछ नहीं दे रहा, तो ये जमहूरियत में कुछ और है। मोहसिन नकवी साहब बड़े काबिल एहतराम हैं, उनका जर्नलिज्म में भी और फिर जो सियासत के अंदर या डेवलपमेंट के हवाले से जो उन्हें टाइम मिला, उन्होंने बड़ा काम किया। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल टाइम नहीं था और इस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है। क्या आप समझते हैं कि इंतज़ामी यूनिट्स या सूबे या जो भी आप बनाना चाह रहे हैं या जो सिस्टम लाना चाह रहे हैं वो डिलीवर कर पाएगा? अगर ये नहीं कर सका तो वो कैसे करेगा? और फिर ये मुल्क है, तजर्बेगाह है। कभी आप यहाँ पे 9वीं 10वीं का इम्तिहान इकट्ठा कर देते हैं, कभी आप अलहदा कर देते हैं, कभी आप यहाँ पे BSc ऑनर्स शुरू कर देते हैं, कभी सिंपल BA कर देते हैं। कोई 2 साल का BA कर रहा है, कोई 4 साल का कर रहा है। कोई आपका तालीम के ऊपर जब से प्राइवेट सेक्टर में गई है कोई पुरसाने हाल नहीं है, आपने तालीम आउटसोर्स कर दी है। और ऐसी अगर कोई बात करनी भी हो तो हाउस के अंदर आप डिबेट करें, हाउस के अंदर प्राइवेट मेंबर बिल ले आए, उस पर डिबेट होगी, पता चल जाएगा। ये इस किस्म की जो चीजें हैं ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है, मौजूद नहीं है। नाज़रीन, इस पॉइंट पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इस गुफ्तगू को जारी रखते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ये मामलात इतने गंभीर हैं और जो मौजूदा तरीक़ाकार है, मौजूदा सिस्टम है, वो यही जो आपने बातें की कि उसका हल इस सिस्टम में नहीं है। तो लेकिन उनका क्या मतलब, आगे क्या करना है क्या नहीं करना, वो तो खैर वो खुद ही बताएंगे। उन्होंने कहा ना कि सब बैठ जाएं, इकट्ठे मिल जाएं, ऑपोजिशन पार्टी भी मिल जाए और इन इश्यूज़ को देखते हैं किस तरीके से हल करने की ज़रूरत है, सिस्टम को कैसे तब्दील करना है। लेकिन योर पॉइंट इज़ वेल टेकन। आप लोग फरमा रहे हैं कि टाइमिंग ऐसी है, हालात बहुत गमगीर हैं, तो इस वक्त ये बात करनी दुरुस्त नहीं है।
बरक्स इसके कि वो कह रहे हैं जी क्योंकि हम गिरे इसलिए ये बात करनी ज़रूरी है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, सबसे पहले तो जो मैं समझा हूँ ना मोहसिन नकवी साहब की बात से, वो ये है कि वो इतराफ़ कर रहे हैं जो इमरान खान ने 2022 में कहा था कि बाजवा साहब को कि आप हमें तो निकाल रहे हो लेकिन उसके बाद आपसे मुल्क नहीं संभलेगा, इकॉनमी नहीं संभलेगी। तो आज मोहसिन नकवी साहब ने एग्जैक्टली वही बात की कि हम इन 4 सालों में हम इस मुल्क को तबाही के धाने पे ले आए हैं। हमसे जो 2022 में किसी सूबे के अंदर तखलीफकारी नहीं हो रही थी, आपसे 3 पाकिस्तान के इम्पोर्टेंट सूबे ऑलमोस्ट एट वर्ज ऑफ स्ट्रगल, आर्म स्ट्रगल आप कह रहे हो सारी चीज़ें, लेकिन आपके साथ उनकी नहीं बन रही। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसका सोल्यूशन जी मैं ये कहती थी कि ये हमने ये नहीं सुना कि उन्होंने कहा 4 साल, उन्होंने कहा पिछले 60 साल में ये प्रॉब्लम्स हुए हैं। देखिए, मैं अब आज मैं बात बता रहा हूँ ना, आज तो बिल्कुल कोलैप्स पर आ गया ना। अब उसमें उनको थोड़ा सा ये जो अब मैं जो अगली बात करने वाला था वो ये था कि देखिए इसका हल क्या, अगर मैं मिसाल दे देता हूँ, अगर आपके पास एक ऐसा ड्राइवर है जिसको गाड़ी चलानी नहीं आती, आप उसको बड़ी गाड़ी दे दें, आप उसको छोटी गाड़ी दे दें या मोटरसाइकिल दे दें, उसने गाड़ी को मारना ही मारना है। तो क्या सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन छोटे यूनिट्स हैं? नहीं, इसका सोल्यूशन है कि ये जो प्रॉब्लम है, जो 75 साल की प्रॉब्लम कर रहे हैं, उसमें 3 ऐसे इदारे मेरी नज़र में जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम आया है। पहला, पॉलिटिशियंस अपने मतलब के लिए नो हर चीज़ को हाँ कही है। नंबर 2, जुडिशरी, ऐसे फैसले किए जिन्होंने इस मुल्क को डुबोया है। नंबर 3, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, उन लोगों ने हर दफा दरमियान में जिसे कहते हैं अपनी एक राय दी है, लोगों को हटाया है, लोगों को लेकर आया है। उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी कभी नहीं पली बढ़ी। अच्छा, इससे प्रॉब्लम यह हुआ है कि जो मैरिट है, पॉलिटिकल मैरिट है, वो कभी नहीं आया। हम लोगों ने, एक बंदे ने आके कहा कि चलो जी नॉन पार्टी बेसिस पे हम लोग पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर आते, आज तक उससे हम अपनी जान नहीं छुड़ा सके। ठीक है, उसके बाद फिर एक और ने आके कहा कि यार इसको डिवॉल्व करो। देखिए, पॉलिटिक्स जो डेमोक्रेसी है बाय डेफिनेशन वो डिवोल्यूशन ऑफ पावर है, डिवोल्यूशन ऑफ फाइनेंसेस है। वो कोई भी प्रोविंस नहीं करता, कोई भी नहीं कर रहा। उसकी वजह यह है कि सब लोगों को पैसों की जरूरत है, पावर की जरूरत है, उनमें से कोई उसको जाने नहीं देना चाहता, जो कि हमारी अपनी गलती है। केपी भी नहीं कर रहा, सारे नहीं कर रहे, मैं किसी को, मैं सारे नहीं कर रहा, सारे नहीं, बिल्कुल ठीक है। अब इसको ठीक करने के लिए क्या मुझे ये समझ आ रही है कि क्या ये उनका ओपिनियन है? अब इसके बाद क्या वो वक्त हुआ चाहता है कि इन सब लोगों को उसी नहर पे, जहां पे ये कह रहे थे सानू नहर वाले पुलते बुला के खुद माई किथे रह गया। अगर मैं सीरीज ऑफ इवेंट्स को सामने देखूं ना, जिस तरीके से हम लोगों ने जुडिशरी का सत्यानाश किया 26वीं और 27वीं में, वो तो अभी एक किस्म की आप ये समझ ले कि एग्जीक्यूटिव के अंडर आ गई है। जिस तरीके से हमने बाकी लॉज किए हैं जिसमें हमने चीजों को डिफाइन किया या जैसे भी किया, टू बेसिकली दिस इज द नेक्स्ट थिंग। तो आप ये कह रहे हैं, अच्छा जी नेक्स्ट थिंग, मेरी तो सबमिशन सबको यही है कि जनरल परवेज मुशर्रफ काला बाग डैम नहीं बनवा सके। और ये जो भी फरमा रहे थे ना, मेरा ख्याल है मियां जावेद लतीफ साहब के नाम जो बदलना था वो फरमा रहे थे, या हसन मुर्तज़ा साहब के नाम बदलने के लिए इतना टाइम लगा था। तो ये बात तो बड़ी क्लियर है कि इस वक्त पाकिस्तान में किस रिफॉर्म की जरूरत है, सबको पता है, वेदर वन एग्रीज और नॉट, लेकिन उसका रास्ता नहीं मिलता। क्योंकि जब कोई इनिशिएट करता है तो जी आप कह रहे हैं डेमोक्रेसी है, लेकिन उसके लिए जो मेन रास्ता है वो फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस एंड नो इंटरफेरेंस। ठीक जी, वो बिल्कुल, ये आपकी बात ठीक है। कुछ लोगों का ख्याल है कि जी पॉलिटिक्स में इंटरप्शन की वजह से हुआ है, कुछ का ख्याल है कि अब सारी पॉलिटिक्स ऐसी हो गई है कि कुछ और करने की जरूरत है। नाज़रीन, इस पॉइंट पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इस गुफ्तगू को जारी। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में रिफॉर्म की जो डिबेट या जो कमेंट्स आए हैं भी उस पर क्या किस तरीके से सब पार्टीज देख रही हैं। लेट मी गो टू ब्रिगेडियर वकार साहब। वकार साहब, आप सुन रहे हैं ये तमाम गुफ्तगू, तो आप कुछ इस पर रोशनी डालिएगा जिसका की तरफ इशारा किया। हुमायूं साहब कह रहे हैं कि जी
ये तो एस्टैब्लिशमेंट ने बात करवाई और आगे वो आके धक्का दे देंगे, ये इन्होंने तो बड़ा कोई नहर वाले पुल वुल की बात की, बट दिस इज व्हाट ही मीन्स। जी थैंक यू वेरी मच। आई थिंक सबका नुक्ता नजर सुना है, सब सीनियर सियासतदान शायद मेरे से बेहतर समझते हैं। मैं सिर्फ आई थिंक 2 पॉइंट्स रखूंगा जो मेरा अपना एनालिसिस है, और थोड़ा मैं टाइम दीजिएगा कि एक बड़ा जरूरी है आप कंपैरेटिव एनालिसिस करें। कई दफा वी थिंक कि पाकिस्तान जी टाइम लिमिटेड है। जी बिल्कुल जी। तो इसमें एक तो ये कि जो ओवरऑल सिस्टम है, जो डेमोक्रेसी का स्ट्रक्चर है, जो टॉफलर्स ने आई थिंक कोई 30 साल पहले कह दिया था कि वैसे ही ऑसिफाई हो चुका है, आप इंफॉर्मेशन एज कि यूथ उसको डील ही नहीं कर सकते। यू हैव सीन व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया, स्पेन में आप देख लें क्या हो रहा है। तो ये यूनिवर्सल है, चाहे ट्रम्पस्टर्स हैं, चाहे भक्त हैं, चाहे जाले हैं, या इनके हैं पीटीआई के यंगस्टर्स हैं, या आजाद कश्मीर में जो हो रहा है। सो बेसिकली कंपेटेबिलिटी नहीं है, आपने वैसे ही स्ट्रक्चर को बेहतर बनाना है और जमहूरियत की एक बेहतर फॉर्म लेके आनी है। तो ये तो यूनिवर्सल है, इट्स नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू पाकिस्तान। अभी आ जाते हैं जो कंपैरेटिवली मैं थोड़ा बता दूं एनालिसिस है भारत के साथ करना चाहिए, डिस्पाइट लोग कहें जी नहीं हमारा बनता नहीं है। भारतीय जो पंजाब था बच गया था, उसके 3 हिस्से किए उन्होंने और वहां बड़ा शोर मचाया सिखों ने, पंजाबी सूबे की बात, बट दे डिड इट, ठीक है, विदाउट मे बी एनी रीजन, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन होगी। 12 सूबों के साथ शुरू हुआ था, भारत आज 36 है, 28 सूबे हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज, 36 पे खड़ा है। और पंजाब को आज आप यूरोप में प्लेस करें, मैं सिर्फ पंजाबी मैं खुद हूं लेकिन मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, इट विल बी द लार्जेस्ट कंट्री इन यूरोप। ब्रिगेडियर साहब माजरत के साथ मैं इंटरप्ट नहीं करना चाह रही, लेकिन मुझे मेरा ये कि मुझे जी सर फ्लो को तो थोड़ा सा ये है कि इसमें ये कोई नहीं कह रहा जी कि कल कर दे, लेट्स से देयर इज एन आइडिया, और पहले भी फ्लोट होता रहा है। अभी मैं सिर्फ मिसाल दूंगा, बलूचिस्तान पे कल सारा दिन बात हुई है और मैंने भी पहले बात की थी इससे पहले कि जी 100 MNA MPs और सेनेटर्स हैं बलूचिस्तान के। आपने कभी देखा है 3-4 के अलावा कुछ सामने आया हो? क्या ठेका लिया है फौज ने कि इन्होंने सारी कुर्बानियां देनी है और आप अच्छे बने रहे? आपने ना अपने इलाके को एंगेज करना है, ना यूथ के साथ बात करनी है। और आई थिंक टोटल आप देखेंगे रिसानी साहब का बेटा है, शफीक मैंगल साहब है, 2-3, इसमें JUI के लोग हैं, इसमें नून लीग के हैं, पीपल्स पार्टी के हैं, बाकी पार्टियों के भी हैं, 100 सेनेटर MNA MPs हैं, और कभी नहीं सुनेंगे आप दे कम ऑन द फ्रंट और आगे बात। क्यों? मतलब बलूचिस्तान ये बेसिकली फौज के, सो आई थिंक ओनरशिप लेनी पड़ेगी। बाकी इसका तरीकेकार क्या है आई डोंट नो। सर इशू तो सर डिबेटेड फॉर अ ईयर। जी बात आप डिबेट कर जी बात तो ये नहीं है, देखे ना जो आपके बलूचिस्तान में जो एक पॉलिटिक्स की भी बड़ी मुख्तलिफ नौयत रही है, जो वहाँ के लोग हैं बहुत से दे फील के वो दे मार्जिनलाइज, तो वो बात नहीं करते। लेकिन हम तो ये चाह रहे थे कि आप थोड़ी इस पे रोशनी डालिएगा कि मोहसिन नकवी साहब ने जो कल 2 रोज पहले बात की, तो आपको क्या लग रहा है कि आपको लग रहा है ये बस एक डिस्कशन पॉइंट था जो मोहसिन नकवी साहब ने रेज किया, या उससे बढ़ के भी कुछ मामलात हैं? ये बात सीरियस है, ये बात सब जानते हैं कि इश्यूज तो सीरियस हैं, लेकिन उनका कहना इस वक्त, व्हाट इज योर असेसमेंट? जी मेरे ख्याल में इट्स जस्ट स्टार्ट ऑफ अ डिबेट और इसमें हर्ज कोई नहीं है। अच्छा कि आप डिबेट करें, आप गवर्नेंस को बेहतर, आई डोंट थिंक सो कि ये चीजें आप लेट्स से 3-4 महीने में भी कर सकते। अच्छा, आप कह रहे हैं ये डिबेट है, किया गया जिला आप नहीं बना सकते, तो उस पर डिस्कशन होनी चाहिए। बाकी यूथ के जो इश्यूज हैं वो सामने आपके, और वो पाकिस्तान की कॉकरोच पार्टी भी किसी दिन खड़ी हो जाएगी, ठीक है, जगह नहीं मिलेगी सबको। ठीक है, आप कह रहे हैं दिस इज द डिबेट ओनली। जी मियां साहब, वो अभी आपने सुना ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं तो एक डिबेट उन्होंने इनिशिएट किया, तो फिर ये सब क्या शिकायत क्यों हो रही है उनके हवाले से? नहीं गुजारिश ये है, मैं बड़े एहतराम से ये अर्ज करूंगा कि मुझे ब्रिगेडियर साहब की एक बात से भी इत्फाक नहीं है। जी भाई, गुजारिश ये है कि आप कह रहे हैं सिस्टम जो है वो बैठ गया, वो जो जिस तरह मोहसिन नकवी साहब ने कहा उनको, और या नए सूबों की आप बात कर रहे हैं, इसी तरह आप नौजवानों की बात कर रहे हैं। आप बात कर रही थी कालाबाग डैम की कि परवेज़ मुशर्रफ ना बना सका। भाई बात यह है, कालाबाग डैम हो, सी पैक हो, मोटरवे हो, एटमी कुव्वत पाकिस्तान को बनाना हो, आलमी कुव्वतें पाकिस्तान के अंदर अपनी प्रॉक्सी को जिस तरह एक्टिव करती हैं और जिस तरह पाकिस्तान के मफादात का फिर सौदा किया जाता है, और जो करते हैं और जो हर्डन पैदा करते हैं, हमने कभी उनका जिक्र किया? हमने कभी उनका नाम लिया? आप फॉरेन फंडिंग का जिक्र किया करते थे। पाकिस्तान के आइन में क्यों लिखा गया कि फॉरेन फंडिंग कोई सियासी जमात जो है वो पैसा बाहर से नहीं लेगी रियासत की इजाज़त के बगैर?
तो भाई एक बहुत बड़ा एक इशू था, वो इशू खत्म हो गया और किसी और केस में आपने सजा दे दी। मगर आप ये बताना पसंद करेंगे, किसी को पूछना पसंद करेंगे और कोई बताएगा हमें कि कालाबाग डैम मुशर्रफ बिल्कुल अकेले वाहद मालिक थे, पाकिस्तान के इख्तियारात से लेके ताकत का मंबा थे, मगर वो कालाबाग डैम ना बना सके। नवाज शरीफ ने एटमी कुव्वत पाकिस्तान को जब बनाया तो उन्होंने फौरी तौर पे कालाबाग डैम बनाने का जब ऐलान किया तो उसी नवाज शरीफ के खिलाफ मजारे शुरू करवा दिए गए। किसने शुरू करवाए थे वो? और जब 4 दिन पहले नवाज शरीफ को सारी पाकिस्तानी कौम जो है वो सलूट कर रही थी, मोहसन कह रही थी, ताहियात उनको मोहसन कह रही थी, और 4 दिन बाद नए नारों से लोग आ गए मैदान में। और आ जाए आइन की बात, आपने शुरू में बात की है आइन कमजोर हो या सियासत कमजोर हो। मुझे ये बताएं, 56 का आइन बना, 73 का आइन बना, 18वीं तरमीम मुतफिका तौर पे हुई, और इन 56 का या 73 का आइन कब नाफज हुआ मुकम्मल तौर पे? किसने कब नाफज होने दिया और कौन काफटें खड़ी? यही वजूहात हैं जी कमजोरी की का जिस तरह भी कंसेंसस है, और इसीलिए सब उसको इज्जत की निगाह से देखते हैं कि दो आइन को और 18वीं तरमीम को कि कंसेंसस से हुआ। तरमीम हमेशा आइन में जब आप करेंगे कंसेंसस से करेंगे तो सबका सब एहतराम भी करेंगे और पूरी कौम की सपोर्ट भी हासिल होगी। अब मैं जो बात कहना चाहता हूँ, गुजारिश इतनी सादा नहीं है जो मैं बात कहने लगा हूँ कि काकरोच आएंगे जी और नौजवान क्या कहता है। भाई नौजवान कहता है कि आप जो भी आइन आपने बनाया या उसमें तरमीम लेके आए या उस पर अमल करें। नौजवान ये समझता है और कहता है कि पाकिस्तान का खोया हुआ मकाम दुनिया में जो है उसको हासिल करो, जिस तरह आपने सफारतकारी से उसको मकाम दिलवाया, मगर क्या उसके सम्राट नीचे तक लोगों तक गए? नहीं गए। फिर आप मुझे ये बताएं कि अगर किसी को पसंद हो किसी की शक्ल, जिस तरह के मेरे भाई सेनेटर साहब कह रहे थे कि कोई छलांग मारता है अपनी पसंद से और कोई धक्का देने वाला है, भाई 2.5-3 साल बाद हम यही सुनते हैं कोई धक्का मिलने वाला है या धक्का दे दिया गया है। और आज हमें कोई ये समझाए कि नहीं धक्का देता जी, और भी साथ मिल जाते हैं। सर असल में धक्का देने के वक्त ना जिनको फायदा लग रहा होता है उस धक्के से वो भी साथ मिल जाते हैं, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे पार्टी ए हो, चाहे बी हो। तो तारीख तो इस तरह की जरा कॉम्प्लिकेटेड है। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, विल कंटिन्यू आफ्टर द ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। देखते हैं कि ये जो चली है डिबेट और बातचीत मोहसिन नकवी साहब के कमेंट्स से वेयर इज दिस टेकिंग अस। हम तो फिर मोहम्मद साहब हम वापस उसी मामले पे आ जाते हैं, क्योंकि कि जी तो क्या हम कहें कि जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है वो पॉलिटिकल सिस्टम ना चलने का है, क्योंकि ये जो इश्यूज हैं ये तो सबके सामने हैं। कौन कह रहा था कि जी इतनी महंगाई है, ये है, मामलात गड़बड़ हैं, एक तरफ क्लाइमेट की क्राइसिस है, दूसरी तरफ बलूचिस्तान के मामलात हैं, केपी, ये सब तो बड़े सीरियस हैं। लेकिन आप सब जो फरमा रहे हैं, मुझे लगता है आप सब कह रहे हैं कि जी सियासी सिस्टम को बेहतर करें। इज दिस व्हाट द इशू इज? देखिए हमारा, मैं एक बात बताता हूँ, जो सूबों का मसला है ना, उसमें एक मेरिट है सिर्फ, और वो ये है कि इस वक्त अगर हम पाकिस्तान के 4 सूबों को देखें तो वहां पे 3 सूबे जो हैं वो मिलके 50% बनाते हैं, एक सूबा अकेला 50% होता है। तो इसका मतलब है जो बैलेंस ऑफ पावर है वो एक सूबे के पास है। इस बैलेंस ऑफ पावर को इक्वालिटी में या इक्विटी में बदलना होगा कि जिसमें किसी एक के पास बैलेंस ऑफ पावर ना हो। तो वो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन क्या उसकी वजह से गवर्नेंस ठीक होगी? नहीं ठीक होगी। मतलब बलूचिस्तान उस लिहाज से छोटा सूबा है, या लेट्स से सिंध एक लिहाज से रकबे के लिहाज से शायद ज़रा छोटा होगा, क्या वहां पे चीजें ठीक हो रही नहीं हो रही? कराची को देख लिया, कराची ठीक हो रहा नहीं, तो उसके लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है वो अपनी जगह पर है और उसके अपने प्रॉब्लम्स है। वो ये है कि हमारे अंदर पॉलिटिकल जो कहते हैं ना ये मेरिट नहीं है, ठीक, हम उस लिहाज को करते हैं। लेकिन देखिए अगर आपने इस मुल्क को ठीक करना है तो फिर हर स्टेक होल्डर ने, और खासतौर पे जो मेरी नजर में जो सबसे बड़े 3 स्टेक होल्डर्स हैं, उनमें एस्टैब्लिशमेंट खुद, उनमें पॉलिटिशियंस खुद, उनमें जुडिशरी खुद, ये 3 बड़े स्टेक होल्डर्स हैं अवाम के अलावा।
ठीक है, उसूलन तो अवाम को सबसे बड़ा होना चाहिए, लेकिन हमने सारे लॉज अवाम के लिए बना दिए और बाकियों के लिए हम लोगों ने प्री बार्गेन बना दिया है और अवाम को हम ड्रिप इरिगेशन से देते हैं। वो कहते हैं हमें नौकरियां चाहिए, हम कहते हैं चलो इन 100 बंदों को नौकरी दे दो। वो कहते हैं हमें फलाना चीज चाहिए, हम कहते हैं चलो इन 50 बंदों को दे दो। और ये एलीट कैप्चर्ड है, जो कि यूएनडीपी हर एक ने कहा हुआ है सारी चीजें। हमारा अगर आप सिस्टम को देखें तो हमारा जो 1.1% ऑफ द लैंडलॉर्ड्स हैं उन्होंने 24% ऑफ द एरेबल लैंड को ठीक है। सब ये बताइएगा कि आखिर में कि मोहसिन नकवी साहब तो काबीना के मेंबर हैं और ये बात कहे हुए उनको कोई 3-4 रोज हो गए हैं, तो फिर क्या काबीना में इस पर बात हुई है? प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ अभी तक फरमाया नहीं, ये इसके बारे में जरा कुछ बताइएगा नाजरीन को। अच्छा, एक मैं पहले अगर इजाज़त दे तो मैं जुमला कहना चाहता हूँ कि बार बार अदलिया की जो बात की जा रही है ना, अदलिया का आज जो सूरत हाल है ये आज नहीं बनी, ये उस वक्त बनना शुरू हुई थी जब जनरल फैज़ हमीद ने जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी से जाके ये कहा था कि हमारे 2 साल ज़ाया हो जाएंगे, और फिर साकिब निसार साहब और फिर बंदियाल साहब वाली अदलिया आई और आज तक जो सिलसिला चल रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अदलिया का हाल फैज हमीद साहब के दौर से शुरू हो गया। साहब बहुत पुराना है, आप फरमा रहे बहुत पुराना जी, अदलिया तो बहुत ये रूप बड़ा पुराना है और सिर्फ एक तबके को या सिर्फ एक अदारे को मुर्द इल्जाम ठहराना मुनासिब नहीं है। बात यह है कि हम सब ने अपना अपना हिस्सा इस तबाही में डाला है। जी, अभी एक वक्त है कि अगर हम समझ जाएं तो आइन कानून के मुताबिक, आइन कानून जो आज मौजूद है, आइन कानून उसके मुताबिक ठीक। लेकिन कुछ लोग फिर सवाल उठाते हैं पार्लियामान के बारे में भी कि कहां से आए पार्लियामान, और मोहसिन नकवी साहब ने तो बड़ी क्लियरली कहा कि सब इसमें जिम्मेदार हैं और चलें सब मिलके बैठते हैं साथ और बात करते हैं। और मेरा ख्याल है मोहसिन नकवी साहब ने कोई ऐसी अनोखी बात नहीं की कि वो मिनिस्टर है उन्होंने की, ये बात जरा अनोखी है। नहीं तो व्हाट ही इज सेइंग, हम तो 20 साल से यही बातें सुन भी रहे हैं और कह भी रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, योर कमेंट्स क्विकली जी बिफोर वी कंक्लूडिंग कमेंट्स। जी एक सेकंड हुमायूं, ये ब्रिगेडियर साहब ये कुछ कहना चाहते हैं मियां साहब। जी मियां साहब, मेरी अर्ज ये है कि कत्तन मेरा मकसद ये नहीं कि ये मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब जो बातें कर रहे हैं वो सही निशानदेही कर रहे हैं, मगर मैं सिर्फ ये हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि भाई 2018 से आपने सियासी तौर पे जो तबाही लेके आए थे वो आज तक जारी है। मैं 2024 को उससे निकालता नहीं हूं, मगर ये सिलसिला 2018 से शुरू हुआ और आज तक थमने का नाम ही नहीं ले रहा। इन चीजों को देखना चाहिए और असेंबली जिस तरह की बाख्तियार है या हुकूमत जितनी बाख्तियार है वो भी सबके इल्म में है। सर आप भी बात ये पावर की खेल बड़ी अजीब सी, आप लोग भी एक्सटेंशन दे देते हैं उन्हीं को जो तबाही ला रहे होते हैं। तो बस ये बातें सब दुरुस्त हैं, आप भी दुरुस्त फरमा रहे हैं, इश्यूज भी दुरुस्त हैं, लेकिन आखिर में सवाल यही होता है कि इस भवन से निकल के आगे कैसे जाना है। जी ब्रिगेडियर साहब, वेरी क्विक कंक्लूडिंग कमेंट जी, फिर प्रोग्राम बंद करते हैं। अच्छा, आई एम नॉट ऑब्जेक्टेड टू एनीथिंग जो पार्लियामेंट वगैरह पे नहीं किया। द ओनली थिंग इज कि आपने रिफॉर्म करना है और उसमें एक डिबेट है जिसमें अच्छे आई थिंक मशवरे भी आएंगे और आई थिंक इट कैन बी डन। इतना डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। अभी नजर आ रहा है कि सब एक दूसरे को ब्लेम करें, तो वी हैव टू सिट डाउन एंड सॉल्व इट आउट। नहीं डिफेंसिव, अच्छा मियां साहब डिफेंसिव हो रहे हैं मियां साहब। हम तो ये बात कर रहे हैं कि वो काम करें, वो तब्दीली लेके आए जो कौम के मैं तो इस हक में भी नहीं हूं कि अक्सरियत के बलबूते पे आप आइन में अमेंडमेंट करें। हालांकि इस फोरम का मकसद ये होता है कि आप वक्त के साथ साथ तरमीम कानूनी लेके आते हैं, मगर मैं तो ये हामी इस बात का कि कंसेंसस से कोई आइन में आप तरमीम जैसे 18वीं तरमीम में बिल्कुल ऐसे ही था, मतलब 50-60 सिटिंग्स हुई थी उसमें, वो तो बहुत लंबा प्रोसेस। लास्ट कमेंट क्विक। अगर आपने इस मुल्क को ठीक करना है तो आपने अपने आप से और अवाम से सच बोलना है। ठीक है जी, चलें जी।